नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और स्वागत है आपका हमारे चैनल जीबी क्लासेस में। इस वीडियो के माध्यम से हम कंटिन्यू करेंगे 1000 प्लस एमसीक्यूज़ की जो सीरीज़ है, उसका भाग 3। इससे पहले 2 भाग इसके पहले भी चैनल पे आ चुके हैं, जो कि थे एमएस वर्ड के ऊपर, जिसमें हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स हैं, उनको डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमएस एक्सेल के क्वेश्चंस को। ये जो क्वेश्चंस है वो जेईई पोस्ट कोड 26001 के लिए क्वेश्चंस तैयार किए गए हैं और ये एग्ज़ाम जो कि एचपीआरसी द्वारा कंडक्ट किया जाएगा। अगर आपको पीपीटी का पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप जीवी क्लासेस ऑफिशियल चैनल पे जाके भी उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी के साथ शुरू करते हैं हमारे लेक्चर को। देखिए, सबसे पहले जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में अगर हम बात करें, तो ये जो कंपनी है वो 2 लोगों द्वारा शुरू की गई थी। पहले का नाम है बिल गेट्स और दूसरे का नाम है पॉल एलन। इन्होंने देखिए, सबसे पहले जो है वो 1983 में वर्ड को लॉन्च किया था। वर्ड का जो काम है वो है प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स और प्रोफेशनल लेटर्स आदि को तैयार करना। एमएस एक्सेल का जो काम है वो जो डेटा है उसको विजुअलाइजेशन फॉर्म में बनाना, और इसके अलावा जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं उनको करने के लिए एक्सेल को लॉन्च किया गया था। इसके अलावा जो पावर पॉइंट है वो प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए लॉन्च किया गया था। इसके अलावा वन नोट और माइक एमएस एक्सेस आदि इनके और भी बहुत सारे फीचर्स हैं। यहाँ पे हम क्योंकि एक्सेल के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक्सेल जो है वो बिजनेस, एजुकेशन, डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा एनालिसिस और मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए यूज़ होता है। एमएस एक्सेल के अगर हम कुछ बेसिक्स की बात करें, तो एमएस एक्सेल में देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये एक सेल है, इसको हम कहते हैं एक सेल। लेकिन जब ये बहुत सारे सेल्स एक साथ मिल जाते हैं तो इनको हम कहते हैं एक टेबल, या फिर एक्सेल में हम इसे कहते हैं एक स्प्रेडशीट। यहाँ पे देखिए, एक्सेल में क्या होता है कि जो कॉलम्स होते हैं वो मार्क होते हैं अल्फ़ाबेट से, फॉर एग्जांपल ए, बी, सी, डी एंड गो ऑन। एक्सेल में जो टोटल कॉलम्स की संख्या होती है वो होती है 16,384। ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके अलावा जो यहाँ पे रोज होती है वो मार्क होती है हमारे जो न्यूमेरिकल्स हैं उनसे, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 आदि। और एक्सेल में जो टोटल रोज की संख्या है वो होती है 10,48,576। ये आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं। इसके अलावा एक्सेल में जो है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है रेंज। रेंज का मतलब होता है जब हम कुछ सेल्स को सिलेक्टेड करते हैं और उन पे मैथमेटिकल फार्मूलाज जो है वो लगाते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने इन 3 सेल्स को सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे हमारी रेंज क्या रहेगी, क्योंकि ये बी कॉलम है और रो जो है वो दूसरी है, तो ये सेल हो जाएगा B2, ये सेल हो जाएगा B3, ये हो जाएगा B4। तो हमारी जो रेंज यहाँ पे हमने सेलेक्ट की है वो रेंज है B2 से लेके B4 तक। तो इस तरीके से हम एक रेंज जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ये आगे हम B5, B10, B11 कहीं तक भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस रेंज को सिलेक्ट करने का फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पे हम जो फार्मूलाज है एक्सेल के वो लगा सकते हैं, जिससे हमारी जो कैलकुलेशंस है वो काफ़ी आसान हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे एमसीक्यूज़ को, जो कि इन्हीं एक्सेल के क्वेश्चंस पे रहेंगे और इन्हीं से रिलेटेड रहेंगे जो हमने अभी तक डिस्कस किया है। यहाँ पे हमारा पहला सवाल है कि अ वर्कशीट कंटेन्स मार्क्स ऑफ 500 स्टूडेंट्स। द यूजर वांट्स टू कैलकुलेट द टोटल मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट क्विकली, विच फंक्शन शुड बी यूज्ड। तो देखिए यहाँ पे जो है वो 500 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं जिनको कैलकुलेट करना है। तो अगर हम मैनुअली करेंगे तो ये काम बहुत ही कम्बरसम होगा, बहुत ही मुश्किल होगा, इसीलिए एक्सेल में फार्मूलाज यूज़ होते हैं। और यहाँ पे जो फार्मूला यूज़ होगा वो होगा इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट शुरू, और हम एक रेंज इसमें डालेंगे 500 स्टूडेंट्स की। फॉर एग्जांपल हम डालेंगे B1 से लेके V500 तक, तो ये एक रेंज हो जाएगी। और इस रेंज को हम सिलेक्ट अगर करते हैं तो हम सारे स्टूडेंट के मार्क्स आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सम का फंक्शन है वो यूज्ड होता है ऐड नंबर्स, नंबर्स को ऐड करने के लिए एक्सेल में। ये कैलकुलेट करता है टोटल रेंज ऑफ सेल्स को, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं B2 से लेके B5 तक। और ये B2 से लेके कहीं तक भी हो सकती है, इसमें 500, 1000 या 10,000 जो
कॉलम्स है या रोज है उनकी रेंज भी आसानी से आ सकती है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये फॉर्मूला बार है यहाँ पे, इज इक्वल टू सम D2 से D10, यानी D और सेकेंड रो, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये रेंज सेलेक्ट की गई है और यहाँ पे टोटल कैलकुलेशन इसकी आई है। इसकी जो शॉर्टकट की है वो है ऑल्ट प्लस इज इक्वल टू। इसके अलावा ऑप्शन में एक ऑप्शन था काउंट, काउंट ब्रैकेट क्लोज एंड ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज का। तो ये काउंट करता है न्यूमेरिकल सेल्स को, पर हालांकि ये इन्हें ऐड नहीं करता है। यहाँ पे न्यूमेरिकल सेल्स का मतलब है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे है 465, अगले इस पे है लिखा हुआ कोई लेटर है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे है राकेश। तो ये केवल न्यूमेरिकल सेल्स को ऐड करेगा, ना कि लेटर से लिखे हुए सेल्स को, या फिर कोई ब्लैंक सेल होगा तो उसको भी कैलकुलेट नहीं करेगा। और इसके अलावा एवरेज, एवरेज जो है वो बहुत सारी जो एक रेंज है और बहुत सारे जो डेटा दिया गया है उनकी एवरेज जो है वो कैलकुलेट करेगा। मैक्स फंक्शन जो है वो रिटर्न करेगा हाईएस्ट वैल्यू। फॉर एग्जांपल ये रेंज है तो इसमें ये हाईएस्ट वैल्यू जो कि 465 है उसको जो है वो चेक करेगा, उसको जो है वो रिटर्न करेगा जिस सेल पे आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगला सवाल है कि विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्टिंग्विशेस वर्कबुक फ्रॉम वर्कशीट। देखिए एक्सेल में दो चीज़ें होती है, एक होती है वर्कशीट और एक होती है वर्कबुक। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया गया है कि वर्कबुक एंड वर्कशीट आर सिनोनिम। क्या ये सिनोनिम्स है? तो गलत, ये सिनोनिम नहीं है। ऑप्शन बी है अ वर्कशीट कंटेन्स 3 वर्कबुक। अगला ऑप्शन है अ वर्कबुक कंटेन्स 1 और मोर वर्कशीट। और लास्ट ऑप्शन है कि वर्कबुक इज मेड इन MS वर्ड एंड वर्कशीट इन MS एक्सेल। देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है। एक जो वर्कबुक होती है उसमें बहुत सारी वर्कशीट होती है। यहाँ पे आप ऑप्शन में देख सकते हैं। यहाँ पे ये जो हमने यहाँ पे ओपन की है ये एक वर्कबुक है। एक वर्कबुक के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं शीट 1, शीट 2, शीट 3, या फिर आप जो है वो शीट्स यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए वर्कबुक इज द एक्सेल फाइल, वाइल अ वर्कशीट इज अ सिंगल स्प्रेडशीट, जिसमें हम काम कर रहे होते हैं एक समय पे। एक वर्कबुक में जो है वो मल्टीपल वर्कशीट्स होती है, और एक वर्कबुक का जो डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन होता है वो होता है .xlsx, और ये 2007 से हैं। 2007 से पहले जो है वो .xls एक्सटेंशन होता था। अगला सवाल है कि अ यूज़र एंटर्स 3000 इन सेल A1 एंड 5500 इन सेल A2, विच फार्मूला करेक्टली कैलकुलेट्स देयर टोटल। तो कौन सा फार्मूला जो है वो टोटल कैलकुलेट करेगा और करेक्ट करेगा। यहाँ पे पहला जो फार्मूला है वो है सम A1 रेंज A2। ऑप्शन बी है A1 प्लस A2। ऑप्शन सी है सम A1 कॉमा A2 ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए इसमें जो सही ऑप्शन है वो है सम इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन A1 कॉमा A2। यहाँ पे देखिए सम A1 रेंज A2 ये भी फॉर्मूला सही है, लेकिन इसमें बस इज इक्वल टू का साइन नहीं है। इसमें भी ये वाला फॉर्मूला भी ठीक है, लेकिन इसमें भी इज इक्वल टू का साइन नहीं है, इसीलिए ये गलत ऑप्शंस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब भी कोई एक्सेल फॉर्मूला आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो उस पे जो इज इक्वल टू का साइन है वो होना मैंडेटरी है, अदरवाइज आप फॉर्मूला जो है वो यूज़ कर ही नहीं सकते हैं। एक्सेल जो है वो प्रोवाइड करता है मल्टीपल वैलिड मेथड टू परफॉर्म द सेम कैलकुलेशन। हालांकि जो मोस्टली यूज होता है वो होता है इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन A1 रेंज A2, या इसको हम कॉलन भी बोल सकते हैं A2 ब्रैकेट क्लोज, ये जनरली प्रेफर किया जाता है। यहाँ पे कॉलन रिप्रेजेंट करता है एक कॉन्टिन्यूस रेंज ऑफ सेल्स को, मतलब इसमें जो है वो D1 से लेके D500, D5000 इस तरीके के नंबर्स जो है वो आ सकते हैं। इस तरीके के सेल आप इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा जो कॉमा है वो सेपरेट करता है इंडिविजुअल आर्गुमेंट को और सेल रेफरेंस को। अगला सवाल है कि अ टीचर वांट्स टू डिस्प्ले पास इफ मार्क्स आर 40 और अबव, अदरवाइज फेल, विच फंक्शन इज मोस्ट सुटेबल। तो देखिए जब भी कहीं कंडीशनल कैलकुलेशन की बात आती है या कंडीशंस अप्लाई होती हैं तो वहाँ पर मोस्टली जो फार्मूला यूज होता है वो होता है इज इक्वल टू एफ, इफ। तो इफ का जो फार्मूला है वो यूज होता है
यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फॉर्मूला बार में इज इक्वल टू इफ, और आगे जो है वो कंडीशन लगाई गई है। जो इफ का फंक्शन होता है वो इवेल्युएट करता है एक कंडीशन को और रिटर्न करता है एक रिजल्ट को, कि कंडीशन जो है वो ट्रू है या फिर फॉल्स है, ये उस तरीके से ही रिटर्न करेगा। काउंट की जब हम बात करते हैं वो तो ये केवल न्यूमेरिकल एंट्रीज को कैलकुलेट करता है, ब्लैंक स्पेसेस या टेक्स्ट को कैलकुलेट नहीं करता है। सम जो है वो वैल्यूज को ऐड करने के लिए होता है, और राउंड का जो फॉर्मूला है वो डेसिमल नंबर्स को एक जो फिक्स नंबर है उस पे रिटर्न करता है, डेसिमल्स को कट करता है। और इफ का जो फॉर्मूला है वो बिलोंग करता है लॉजिकल फंक्शंस की कैटेगरी पे। देखिए बहुत सारे फंक्शन होते हैं, लॉजिकल फंक्शंस होते हैं, स्टैटिस्टिकल फंक्शंस होते हैं, तो ये जो है वो एक लॉजिकल फंक्शन कैटेगरी में बिलोंग करता है। और ये ग्रेडिंग, अटेंडेंस या एलिजिबिलिटी कैलकुलेशंस के लिए मोस्टली यूज होता है। अगला सवाल है कि अ यूजर वांट्स टू काउंट ओनली द सेल्स कंटेनिंग न्यूमेरिकल वैल्यूज इन द रेंज A1 टू A15, तो कौन सा फंक्शन हमें यूज करना चाहिए? देखिए जब एक रेंज की बात आती है काउंट करने की, तो हम जो है इसके लिए काउंट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें हम जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो जैसा कि पीछे भी हमने डिस्कस किया था कि जो काउंट फंक्शन है वो उन सेल्स को कैलकुलेट करता है जिनमें न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती है। इसके अलावा ब्लैंक सेल्स, लॉजिकल वैल्यूज़, एरर्स या टेक्स्ट होता है तो उनको ये कैलकुलेट नहीं करता है। ये आप यहाँ पे फॉर्मूला देख सकते हैं। काउंट ये काउंट इफ का यहाँ पे फॉर्मूला है। काउंट इफ का इसलिए है कि यहाँ पे काउंट और इफ के दो फॉर्मूले हैं और इनको साथ में लगाया गया है। तो अगर आप किसी टेक्स्ट को भी ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो है वो काउंट इफ का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ से पे जो फॉर्मूला है वो लगाया गया है, इज इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट ओपन A2 से A10 की रेंज दी गई है, और कॉमा, और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमाज में है जूनियर। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जूनियर हमें कैलकुलेट करना है कि कितनी बार लिखा गया है। तो जैसे ही ये फॉर्मूला लगाया तो इसने रिटर्न किया कि ये इस रेंज में ये 3 बार लिखा गया है। तो इसमें जो है वो ये सेल को काउंट करता है जो कि उस कंडीशन को मैच करते हैं जो कि हमने फॉर्मूले में कंडीशन दी है। इसके अलावा काउंट ए जो है वो काउंट करता है ऑल एम्प्टी सेल्स को और टेक्स्ट को। इसके अलावा काउंट जो है वो स्टैटिस्टिकल फंक्शन कैटेगरी से बिलोंग करता है। अगला सवाल है कि अ वर्कशीट कंटेन एम्प्लॉय सैलरीज, विच फंक्शन शुड बी यूज टू कैलकुलेट द एवरेज सैलरी? तो देखिए यहाँ पे एवरेज सैलरी की बात हो रही है, तो यहाँ पे एवरेज का जो फंक्शन है वो यूज होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक रेंज हमने सिलेक्ट की है, तो यहाँ पे एवरेज का फॉर्मूला जैसे ही हमने लगाया है और रेंज यहाँ पे सिलेक्ट की है, तो ये इसकी एवरेज जो है वो हमें दे देगा। तो एवरेज का जो फंक्शन है वो अरिथमेटिक मीन ऑफ अ ग्रुप के लिए यूज कैलकुलेट करता है, उसके लिए यूज होता है। और इसके अलावा जो एवरेज का फॉर्मूला है वो भी एक स्टैटिस्टिकल फंक्शन है, और ये मार्क्स को, सैलरी को या सेल्स एनालिसिस को दिखाने के लिए यूज होता है। अगला सवाल है कि अ वर्कशीट कंटेन्स द नेम्स रोहित शर्मा, विराट कोहली एंड MS धोनी इन सेल A2 से A4। तो यहाँ पे देखिए, ये आप यहाँ पे एक स्प्रेडशीट देख सकते हैं। यहाँ पे ये कॉलम है, तो A B C, यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे A2 से A4 की बात की है, तो A2 ये वाला सेल है, यहाँ पे लिखा है रोहित शर्मा, यहाँ पे लिखा है विराट कोहली, यहाँ पे लिखा है MS धोनी। तो इसमें अगर हमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को डिटरमाइन करना है तो इसके लिए इंक्लूडिंग स्पेसेस, तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला जो है वो यूज किया जाएगा? तो देखिए, अगर हमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फाइंड आउट करने हैं तो यहाँ पे जो लेंथ, यानी LEN, लेंथ का जो फॉर्मूला है वो यूज किया जाएगा। लेंथ का जो फंक्शन है वो रिटर्न करता है टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन अ टेक्स्ट। इसमें जो है वो लेटर्स, नंबर्स और स्पेसेस भी शामिल होते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि क्या जो लेंथ का फॉर्मूला है वो स्पेसेस को भी इंक्लूड करता है, तो इसका आंसर है सही। इसके अलावा यहाँ पे आप फॉर्मूला में देख सकते हैं इज इक्वल टू लेन B5। तो यहाँ पे पूछा गया है कि B5 में कितने कैरेक्टर्स हैं, तो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं कि B5 में जो है वो 14 कैरेक्टर्स है, इसमें 7 है और इसमें 11 कैरेक्टर्स है। लेफ्ट का जो फॉर्मूला है वो एक्सट्रैक्ट करता है कैरेक्टर्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द टेक्स्ट। एक्सट्रैक्ट करने का मतलब है कि अगर आप फॉर्मूला लगाते हो तो एक्सट्रैक्ट करेगा केवल 2 शब्दों को। फॉर एग्जांपल 2 शब्दों की आपने
जो है वो फॉर्मूला लगाया है, कमांड दी है, तो ये दो शब्दों को एक्सट्रैक्ट करेगा और यहाँ पे बच जाएगा NGTH। इसके अलावा मिड की बात करें तो ये एक्सट्रैक्ट करेगा कैरेक्टर्स फ्रॉम द मिडल ऑफ द टेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे ई को जो है वो एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो ये केवल ई को एक्सट्रैक्ट करेगा यहाँ से। राइट जो है वो एक्सट्रैक्ट करेगा एंड ऑफ द टेक्स्ट, एंड से यानी फॉर एग्जाम्पल यहाँ से टीज को एक्सट्रैक्ट करेगा। अगला सवाल है कि अ कंपनी मेंटेन्स एम्प्लॉयज रिकॉर्ड इन एक्सेल। द मैनेजर वांट टू डिस्प्ले ओनली एम्प्लॉयज हुज सैलरी इज ग्रेटर देन 50,000। तो कौन सा फंक्शन इसके लिए यूज किया जाना चाहिए? तो देखिए, अगर जो है वो हम उन रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करना चाहते हैं जो केवल हम चाहते हैं कि केवल वो डिस्प्ले हो, तो इसके लिए जो फ़िल्टर ऑप्शन है वो यूज़ होता है। इससे हम केवल वही ऑप्शन या वही चीज़ें डिस्प्ले कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। फ़िल्टरिंग जो है वो डिस्प्ले करेगा उन रिकॉर्ड्स को जो कि हमारी कंडीशन को सैटिस्फाई करते हैं। हालाँकि जो दूसरा डाटा है वो डिलीट नहीं होगा, वो टेम्परेरीली हाइड होगा। इसके अलावा जो सॉर्ट है वो चेंज करेगा ऑर्डर ऑफ रिकॉर्ड को। और इसके अलावा गोल सीक का जो ऑप्शन है वो इसमें हम कोई गोल जो है वो डिसाइड करते हैं और उसके लिए जो इनपुट वैल्यूज़ है वो रिक्वायर्ड होती हैं। और कोई गोल अगर हम सीक करना चाहते हैं तो उसके लिए हम गोल सीक का ऑप्शन यूज़ करेंगे। पिवट टेबल जो है वो डेटा को समराइज़ करने के लिए यूज़ होता है, ना कि फ़िल्टराइज़ेशन के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स के नेम हैं, तो अगर हम यहाँ पे जो ये ड्रॉप डाउन मेन्यू है इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ से हम फ़िल्टर आउट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम आईफ़ोन 13 सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे केवल आईफ़ोन 13 हमें देखने को मिलेगा, बाकी के जो ऑप्शंस हैं वो हाइड हो जाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आईफ़ोन 13 प्रो, ये हाइड हो जाएँगे टेम्परेरीली जब तक हम इन्हें दिखाना नहीं चाहते हैं। अगला सवाल है कि अ यूज़र वांट्स टू प्रिंट ओनली सेल A1 टू H25 फ्रॉम अ वर्कशीट इंस्टेड ऑफ द एंटायर शीट। मतलब एक बहुत बड़ी शीट है और उसमें हम केवल इन सेल की जो रेंज है उसको प्रिंट करना चाहते हैं, तो कौन सा फीचर हमें यूज़ करना चाहिए? तो इसके लिए देखिए, एक प्रिंट एरिया ऑप्शन होता है, इसको जब हम सेलेक्ट करते हैं तो हम केवल उन्हीं सेल्स को प्रिंट कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब हम पेज लेआउट टैब में जाते हैं तो ये प्रिंट एरिया का ऑप्शन आता है, जिससे हम प्रिंट एरिया डिसाइड कर सकते हैं। ये स्पेसिफाई करता है कि एग्जैक्टली कौन से सेल जो है वो प्रिंट किए जाने चाहिए। प्रिंट टाइटल्स एक ऑप्शन होता है जो कि रिपीट करता है रो और कॉलम्स को हेडिंग्स में ऑन एवरी प्रिंटेड पेज। फॉर एग्जांपल आपकी एक शीट है जिसमें जो है वो 500 रोज हैं और आप उसका एक प्रिंट लेना चाहते हैं, तो अगर आप प्रिंट टाइटल्स का ऑप्शन यूज़ करते हैं तो इसमें जितने भी फॉर एग्जांपल आपके 50 पेज आप प्रिंट करते हैं तो इसमें हर पेज पर जो टाइटल्स है वो आपके प्रिंट होंगे, ना कि सिर्फ जो फ्रंट पेज है उसी में टाइटल्स होंगे। हर पेज पे आपको टाइटल्स देखने को मिलेंगे। बात करें ओरिएंटेशन की, तो ओरिएंटेशन जो है वो पेज की डायरेक्शन चेंज करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ओरिएंटेशन भी पेज लेआउट में ही आपको देखने को मिलता है। इसमें आप जो है वो पोर्ट्रेट या लैंडस्केप किसी भी तरीके का पेज प्रिंट कर सकते हैं। पेज की जो डायरेक्शन है वो चेंज कर सकते हैं। मार्जिन जो है वो ब्लैंक स्पेसेस को ख़त्म करता है। पेज के अराउंड जो भी है उनको एडजस्ट करता है। अगला सवाल है कि अ वर्कशीट कंटेन्स सेल्स डाटा फॉर ऑल 12 मंथ्स। तो कौन सा चार्ट जो है वो मोस्ट सूटेबल रहेगा ताकि हम जो ट्रेंड है सेल्स के उनको शो कर सकें? तो देखिए, एक लाइन चार्ट होता है। लाइन चार्ट जो है वो सबसे सूटेबल होता है जब हम ट्रेंड्स की बात करते हैं, ट्रेंड्स को शो करना चाहते हैं। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, लाइन चार्ट जो है वो डिज़ाइन किया जाता है टू डिस्प्ले चेंजेस और ट्रेंड्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। या आप यहाँ पे देख सकते हैं, लाइन चार्ट्स यहाँ पे इस तरीके के बने होते हैं जिसमें आप जो है वो ट्रेंड्स शो कर सकते हैं। पाई चार्ट भी यूज़ होते हैं, लेकिन ये प्रोपोर्शंस के लिए यूज़ होते हैं। पाई चार्ट में जो है वो इस तरीके का एक पाई बनती है और उसमें जो है वो प्रोपोर्शंस ये शो करता है। डफनट चार्ट जो है वो प्रोपोर्शंस के लिए ही यूज़ करता है, ये ट्रेंड्स के लिए सूटेबल नहीं है। इसके अलावा रडार चार्ट जो है वो मल्टीपल वेरिएबल्स को कंपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये आप यहाँ पे कॉलम चार्ट देख सकते हैं, इस तरीके के जो रेक्टेंगुलर जो सेल्स वो बने होते हैं। लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, एक्स वाई स्कैटर चार्ट, स्टॉक चार्ट, सरफेस चार्ट, डफनट, बबल और रडार, ये बहुत सारे टाइप्स जो है वो चार्ट के आपको देखने को मिल सकते हैं।
अगला सवाल है कि अ यूजर एक्सीडेंटली एडिट्स द वैल्यू ऑफ अ फॉर्मूला सेल इंस्टेड ऑफ ओरिजिनल डेटा विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। मतलब कि वो ओरिजिनल डाटा को चेंज ना करते हुए फॉर्मूला सेल में वैल्यू को एडिट करता है, तो इसके क्या परिणाम होंगे। पहला ऑप्शन है कि द फॉर्मूला इज परमानेंटली प्रोटेक्टेड, फॉर्मूला जो है वो परमानेंटली प्रोटेक्ट रहेगा। अगला ऑप्शन है कि द फॉर्मूला इज रिप्लेस्ड बाय टाइप वैल्यू, एक्सेल ऑटोमेटिकली रिस्टोर्स द फॉर्मूला। और ऑप्शन डी है द वर्कबुक बिकम्स करप्टेड, तो ये ऑप्शन गलत है। वर्कबुक जो है वो करप्ट नहीं होगी, फॉर्मूला परमानेंटली प्रोटेक्ट नहीं होगा जब तक आप इसे मैनुअली नहीं करते हैं। द फॉर्मूला इज रिप्लेस्ड बाय द टाइप वैल्यू, तो ये सही ऑप्शन है। जो भी वैल्यू आप फॉर्मूला सेल में टाइप करेंगे वो ऑटोमेटिकली जो है वो चेंज हो जाएगी। हालांकि आप नॉर्मल सेल में अगर वैल्यू चेंज करते हैं तो वो चेंज नहीं होती अगर उसमें फॉर्मूला लगा हुआ है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये फॉर्मूला बार है। यहाँ पे अगर आप कोई वैल्यू चेंज करते हैं तो वो ना केवल आपके सेल में रिफ्लेक्ट करेगी, बट वो आपके जो है वो फॉर्मूला सेल से तुरंतली चेंज हो जाएगी। टाइपिंग डायरेक्टली इनटू अ फॉर्मूला सेल रिप्लेस करता है फॉर्मूला को विद द एंटर्ड वैल्यू। और ऐसी सिचुएशन में कंट्रोल प्लस जेड यानी अनडू करना सबसे अच्छा ऑप्शन माना जाता है। फॉर्मूला जो है वो ऑटोमेटिकली प्रोटेक्ट नहीं होते और एक्सटर्न उन्हें रिस्टोर भी नहीं करता है डिलीटेड फॉर्मूलाज को ऑटोमेटिकली। अगला सवाल है कि विच फीचर अलाउज अ यूजर टू कंपेयर डिफरेंट सेट्स ऑफ assumptions such as best case scenario, expected case and worst case in the same worksheet। देखिए सिनेरियो मैनेजर का एक ऑप्शन होता है जो सिनेरियोज के हिसाब से चीज़ों को मैनेज करता है। ये जो सिनेरियो मैनेजर और गोल सीक के ऑप्शन है, ये दोनों डेटा के अंदर जो व्हाट इफ एनालिसिस का एक ऑप्शन होता है उसके अंतर्गत आते हैं, सिनेरियो मैनेजर और गोल सीक। सिनेरियो मैनेजर स्टोर और कंपेयर करता है मल्टीपल सेट्स ऑफ इनपुट को ताकि व्हाट इफ एनालिसिस किया जा सके। इसमें गोल सीक जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि एक रिजल्ट को या गोल को अचीव करने के लिए यूज होता है। फिल्टर जो है वो सिलेक्टेड रिकॉर्ड को फिल्टर आउट करता है जो भी आप देखना चाहते हैं और बाकी के डेटा को ये हाइड कर देता है। जो पिवट टेबल है वो डेटा को समराइज करने के लिए यूज होता है। अगला सवाल है कि विच फंक्शन रिटर्न्स द स्मॉलेस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू इन द रेंज B2 से B20। तो देखिए एक ऑप्शन है मिनिमम का जो कि स्मॉलेस्ट न्यूमेरिकल वैल्यूज को लेके आएगा, तो ये सही ऑप्शन है। मैक्सिमम जो है वो लार्जेस्ट वैल्यू को लेके आएगा। इसके अलावा काउंट का जो ऑप्शन है वो न्यूमेरिकल वैल्यूज को फाइंड आउट करेगा। इसके अलावा जो स्मॉल का फंक्शन है वो उसके लिए एक सेकंड आर्गुमेंट जो है वो रिक्वायर होता है, रैंक रिक्वायर्ड होती है, तभी ये फंक्शन आप यूज कर सकते हैं। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक रेंज यहाँ पे सिलेक्ट की गई है और इसमें अगर मिनिमम वैल्यू हमें चाहिए तो हम MIN मिन का फॉर्मूला यूज करेंगे। अगला सवाल है कि अ यूजर सेलेक्ट्स एन एंटायर रो, रो यानी ये वाली रो को सिलेक्ट करता है एंड चूजेस इंसर्ट, व्हाट विल हैपन। The selected row is deleted. A new blank row is inserted above the selected row. A new column is inserted. Only cell formatting changes. तो देखिए इसमें जो है एक न्यू ब्लैंक रो जो है वो इंसर्ट होगी सिलेक्टेड रो के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जैसे दो सेल जो है दो रोज यहाँ पे सिलेक्ट की गई है। और अब अगर यहाँ पे इंसर्ट जो है वो क्लिक किया जाता है तो इसके ऊपर जो है एक ब्लैंक रो जो है वो इंसर्ट हो जाएगी। और ये जो है वो डेटा को अफेक्ट नहीं करेगा, बस इसमें एक एक्स्ट्रा रो ऐड हो जाएगी। डिलीट अगर करते हैं तो ये एक रो को रिमूव कर देता है। कॉलम्स भी इंसर्ट ऐसे किए जा सकते हैं जिसमें एक कॉलम को सिलेक्ट करना होगा और वहाँ पे अगर आप इंसर्ट करते हैं तो एक कॉलम के ऊपर दूसरा कॉलम एक ऐड हो जाएगा। फॉर्मेटिंग जो है वो अनचेंज रहती है, डेटा जो है वो डाउनवर्ड्स शिफ्ट हो जाता है। इसके लिए अगर हम शॉर्टकट की बात करें तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस का साइन अगर हम करते हैं तो इससे इंसर्ट होगी सेल या रोज जो भी हम इंसर्ट करना चाहते हैं। अगला सवाल है कि अ वर्कशीट कंटेन एम्प्लॉयज रिकॉर्ड, विच फीचर शुड बी यूज टू कीप द रो विजिबल, कीप द टॉप रो विजिबल व्हाइल स्क्रॉलिंग। फॉर एग्जाम्पल एक बहुत बड़ी वर्कबुक होती है, उसमें हम स्क्रॉल करते जाते हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता है कि कौन से कॉलम में क्या चीज़ लिखी हुई थी। तो अगर हम फ्रीज पेन्स का ऑप्शन यूज़ करते हैं तो उसमें जो टॉप रो है जिसमें हमारा मेन डेटा या फिर टाइटल्स हमारे होते हैं तो वो हमेशा फ्रीज रहेगी। इससे ये जो है वो लॉक करेगा सिलेक्टेड रोज और कॉलम्स को ताकि वो हमेशा विजिबल रहे स्क्रॉलिंग के दौरान।
स्प्लिट जो है वो डिवाइड करेगा विंडोज़ को इनटू पेन्स। इसके अलावा फ़िल्टर जो है वो रिकॉर्ड्स को हाइड करने के लिए और जो डेटा ज़रूरी है या जो आप देखना चाहते हैं उनको दिखाने के लिए यूज़ होता है। पिवट टेबल डेटा को समराइज़ करने के लिए यूज़ होता है। बात करें फ्रीज़ टॉप रो की जो ऑप्शन है, ये व्यू टैब के अंतर्गत आपको मिल जाएगी। अगला सवाल है कि अ वर्कशीट कंटेन्स एम्प्लॉयज नेम इन अपर केस, विच फंक्शन कैन कन्वर्ट, मतलब कि राहुल शर्मा जो अपर केस में लिखा हुआ है उसे स्मॉल केस में राहुल शर्मा लिखा हुआ आना चाहिए, तो इस कौन सा फंक्शन जो है वो ऐसा कर सकता है। तो देखिए इसमें जो लोअर ऑप्शन है ये यूज होता है ताकि हम जो अपर केस के लेटर्स हैं उनको लोअर केस में कन्वर्ट कर सके। लोअर का जो फंक्शन है वो ऑल अपर केस लेटर को जो है वो लोअर केस में कन्वर्ट करता है। अपर अगर हम जो फॉर्मूलाए यूज़ करते हैं तो वो सभी लेटर्स को अपर केस बना देता है। इसके लिए एक फॉर्मूला प्रॉपर भी है जो कि फर्स्ट लेटर को कैपिटलाइज करेगा केवल और बाकी लेटर जो है वो स्मॉल रहेंगे। हर जो हर वर्ड होगा, सारे के सारे जो वर्ड होंगे उनका फर्स्ट लेटर कैपिटलाइज हो जाएगा। इसके अलावा लेंथ का जो ऑप्शन है वो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होता है। लोअर जो है वो एक टेक्स्ट फंक्शन है, टेक्स्ट स्ट्रिंग फंक्शन है। अगला सवाल है कि अ वर्कबुक कंटेन्स सेल्स डेटा फॉर 5 years, विच चार्ट इज लीस्ट सुटेबल फॉर शोइंग द ट्रेंड ओवर टाइम। तो देखिए ट्रेंड की जब हमने बात करी थी तो लाइन चार्ट इसमें सबसे उपयुक्त माना जाता है। एरिया चार्ट भी यूज होता है। पाई चार्ट जो है वो यूज नहीं होता है क्योंकि पाई चार्ट जो है वो प्रोपोर्शंस को शो करने के लिए यूज होता है। कॉलम चार्ट भी इसके लिए काफी सुटेबल होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पाई चार्ट जो है वो प्रोपोर्शन को शो करने के लिए यूज होता है, ना कि ट्रेंड्स को दिखाने के लिए। लाइन चार्ट ट्रेंड्स के लिए यूज होता है। एरिया चार्ट जो है वो चेंजेस को दिखाने के लिए होता है जो ओवर टाइम होते हैं। कॉलम चार्ट जो है वो ईयरली वैल्यूज को इफेक्टिवली कवर करता है। पाई चार्ट जो है वो केवल एक डेटा सीरीज के बारे में डिस्कस कर सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बबल चार्ट इस तरीके के होते हैं, डफनट चार्ट जो है वो इस तरीके का होता है, सरफेस चार्ट, स्टॉक चार्ट इस तरीके के आपको देखने को मिल सकते हैं। अगला सवाल है कि अ वर्कशीट कंटेन्स डुप्लीकेट एंट्रीज, विच एक्सेल फीचर कैन अरेंज द रिकॉर्ड्स इन असेंडिंग ऑर्डर बिफोर मैनुअली चेकिंग डुप्लीकेट्स। तो देखिए ऐसा बहुत बारी होता है कि डुप्लीकेट एंट्रीज हो जाती है, तो अगर हम डुप्लीकेट एंट्रीज को हटाना चाहते हैं या उन्हें फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए जो सॉर्ट का ऑप्शन है वो सबसे उपयुक्त होता है। ये डेटा को अच्छे से अरेंज करता है स्पेसिफाइड ऑर्डर में ताकि डुप्लीकेट वैल्यूज को इजीली फाइंड आउट किया जा सके। गोल सीक की जैसा हमने बात की थी, ये जो है वो एक इनपुट वैल्यू को फाइंड आउट करने की बात करता है ताकि एक जो स्पेसिफिक टारगेट रिजल्ट है उसको अचीव किया जा सके। सिनेरियो मैनेजर जो है वो डिफरेंट इनपुट सेट्स और सिनेरियोज को चेक करने के लिए यूज होता है। प्रिंट एरिया जो है वो प्रिंटेड रीजन को चेक करने के लिए या फाइंड आउट करने के लिए यूज होता है कि कौन सा एरिया जो है किसका आप प्रिंट लेना चाहते हैं। अगला सवाल है कि कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट है जो कि एडिट करता है कंटेंट्स ऑफ एक्टिव सेल को, मतलब कि ये एक्टिव सेल है जिसके ऊपर हमारा कर्सर होता है जिस पे हम काम कर रहे होते हैं, तो उसको एडिट, उसके कंटेंट्स को एडिट करने के लिए कौन सा फंक्शन है या कौन सा शॉर्टकट है यूज होता है। तो देखिए F2 यानी फंक्शन की 2, F2 जो है वो यूज होता है एक्टिव सेल के कंटेंट्स को एडिट करने के लिए। F2 जो है वो प्लेस करता है कर्सर को इनसाइड द एक्टिव सेल फॉर एडिटिंग। इसके अलावा जो फंक्शन कीज है उनके और भी ऑप्शंस है, जैसे F1 जो है वो हेल्प और सपोर्ट के लिए यूज होती है। F2 जो है वो फाइल को रिनेम या फोल्डर को रिनेम करने के लिए यूज होती है। F3 जो है वो सर्च या फाइंड आउट करने के लिए यूज होती है। F4 जो है वो यूज होता है लास्ट एक्शन को रिपीट करने के लिए, जो भी लास्ट एक्शन होता है उसको रिपीट करने के लिए यूज होती है, लेकिन अगर ये ऑल्ट प्लस F4 के साथ दबाया जाए तो ये प्रोग्राम को क्लोज भी कर देता है। F5 जो है वो रिफ्रेश या रीलोड के लिए यूज होता है। F6 एड्रेस बार पे फोकस करता है। F7 स्पेलिंग और ग्रामर चेक के लिए यूज होता है। F8 जो है वो सेव मोड या बूट मेन्यू के लिए यूज होता है। F9 डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश करने के लिए। F10 एक्टिवेट मेन्यू बार को यूज करने के लिए और F1 फुल स्क्रीन मोड के लिए और F2 जो है वो सेव एज के लिए यूज होता है। कंट्रोल प्लस F1 अगर हम प्रेस करते हैं तो ये रिबन को हाइड या शो करता है। शिफ्ट प्लस F3 जो है वो अपर केस या लोअर केस में टेक्स्ट को जो है वो चेंज करता है।
कंट्रोल प्लस F5 जो है हार्ड रिफ्रेश के लिए यूज़ होता है, और ऑल्ट प्लस F4 प्रोग्राम क्लोज करने के लिए यूज़ होता है। अगला सवाल है कि कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट है जो कि इंसर्ट करता है करंट डेट को इनटू द एक्टिव सेल इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ये है कंट्रोल प्लस सेमीकॉलन। अगर आप इसे यूज करते हैं तो इससे आप करंट डेट को एक्टिव सेल में डाल सकते हैं। देखिए जब हम कंट्रोल प्लस सेमीकॉलन यूज करते हैं तो करंट डेट जो है वो स्टैटिक वैल्यू के रूप में सेल के अंदर आ जाती है। स्टैटिक वैल्यू का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि अगले दिन जो है ये डेट अगले दिन की हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर आपने 22/5/26 जो है वो डेट, करेंट डेट, आज की डेट मान लो 22/5/26 है और आज की डेट आपने डाली है, तो ये एक स्टैटिक वैल्यू बन जाएगी। ऐसा नहीं है कि जब 23/5 की डेट आएगी तो ये 23/5/26 हो जाएगा, तो ये एक स्टैटिक वैल्यू बन जाएगी। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन जो है वो करंट टाइम को इंसर्ट करेगा जो उस टाइम पे चल रहा होगा। आल्ट प्लस सेमीकोलन जो है वो विजिबल सेल्स को सेलेक्ट करने के लिए यूज होगा, मतलब कि जो वर्कबुक हम अभी वर्कशीट पे जिस पे हम काम कर रहे हैं, जो भी हमें दिख रही है उस सबको ये सेलेक्ट कर लेगा। शिफ्ट प्लस सेमीकोलन जो है वो कॉलन टाइप कर देगा। अगला सवाल है कि अ यूजर वांट्स टू कंपेयर एक्चुअल सेल्स विद टारगेट सेल्स फॉर डिफरेंट ब्रांचेस, तो कौन सा चार्ट जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट रहेगा। देखिए जब हम टारगेट्स को अचीव करने की बात करते हैं तो इसके लिए जो कॉलम चार्ट है वो सबसे उपयुक्त है, क्योंकि इसमें हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं चीज़ों को। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉलम चार्ट जो है वो आइडियल होता है कंपेयरिंग वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए अक्रॉस मल्टीपल कैटेगरीज। कॉलम्स देखिए इस तरीके के बनते हैं, इनमें हम ईयर वाइज कंपेयर कर सकते हैं, या जो कैटेगरीज होती है प्रोडक्ट्स की उनको लेके हम कंपेयर कर सकते हैं। पाई चार्ट प्रोपोर्शंस के लिए, डफनट चार्ट जो है वो अ, मतलब कि वो टोटल का एक कुछ पार्ट जो है वो हमें शो करता है, और यूजुअली ये भी प्रोपोर्शंस के लिए ही यूज होता है। रडार चार्ट जो है वो मल्टीपल वेरिएबल्स को कंपेयर करने के लिए यूज होता है। अगला सवाल है कि कौन सा फॉर्मेटिंग ऑप्शन है जो कि डिस्प्ले करता है लॉन्ग टेक्स्ट को विद इन द सेम सेल बाय इंक्रीजिंग द रो हाइट ऑटोमेटिकली। तो देखिए एक रैप टेक्स्ट का ऑप्शन होता है। रैप टेक्स्ट जो है वो डिस्प्ले करता है लॉन्ग टेक्स्ट को उसी सेल में, केवल ये रो की जो हाइट है उससे इंक्रीज करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं होम टैब में रैप टेक्स्ट का एक ऑप्शन आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टेक्स्ट जो है वो पूरा का पूरा आपको दिख रहा है, मतलब कि एक सेल से बाहर भी ये दिख रहा है। तो जब हम रैप टेक्स्ट का ऑप्शन यूज करते हैं तो हमें पूरा जो कंटेंट है वो सेल का आसानी से दिख जाता है। ये कंप्लीट कंटेंट दिखाता है एक सेल का मल्टीपल लाइंस में। ये आगे कम से कम 4-5 लाइन तक भी, 4-5 कॉलम तक भी जा सकता है। कॉलम विड्थ जो है वो अनचेंज रहती है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉलम की जो विड्थ है वो सेम की सेम है, बस टेक्स्ट इसमें आगे चला गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मर्ज एंड सेंटर। अगर आप मर्ज एंड सेंटर करते हैं तो ये सेल्स को कंबाइन कर देता है। ऑटो फिट अगर हम करते हैं तो ये ऑटो फिट से ये जो एक कॉलम की बाउंड्री है वो यहाँ पर चली जाएगी, ताकि ये ऑटो फिट हो जाए, मतलब जहाँ तक टेक्स्ट गया है वहाँ तक सेल की रेंज या कॉलम की रेंज जाती है। सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन जो है वो टेक्स्ट को अलाइन करता है, ना कि उसे रैप करता है। अगला सवाल है कि कौन सी शॉर्टकट की है जो कि ऑटो सम का जो ऑप्शन है वो परफॉर्म करती है एक्सेल में। तो देखिए ऑटो सम अगर आप करना चाहते हैं तो ऑटो सम के लिए जो शॉर्टकट की यूज होती है वो होती है ऑल्ट प्लस इज इक्वल टू। अगला सवाल है कि अ वर्कशीट कंटेन्स द वैल्यूज 5, 10, 15, 20, 25 इन सेल A1 टू A5, तो विच फार्मूला रिटर्न्स 50। तो कौन सा फार्मूला है जो हम लगा सकते हैं जिससे हमारा जो रिजल्ट है वो 50 आएगा। तो देखिए हम अगर ये वाला फार्मूला लगाते हैं सम A1 टू A5, तो इसमें A1 से A5 यानी A1 से A5 की जो सारी वैल्यूज है वो ऐड हो जाएगी, यानी 5 and 10 15, 15 and 15 30, 30 plus 20 50, 50 plus 25 ये 75 हो जाएगा, तो ये गलत है। सम A2 टू A5, A2 टू A5 अगर हम करते हैं तो 10 प्लस 15 25, 25 प्लस 20 45, 45 प्लस 25 ये आपका हो गया 70, तो ये भी गलत है। अगला ऑप्शन है इज इक्वल टू सम A1 प्लस A5 जो कि हुआ था हमारा 75, और अगर इसमें से हम माइनस करते हैं 25 तो ये ऑप्शन हमारा जो है वो सही होता है।
अगला सवाल है कि विच पेज सेट ऑफ ऑप्शन डिटरमाइन द फिजिकल पेपर साइज यूज्ड फॉर प्रिंटिंग। तो कौन सा ऑप्शन है जो कि फिजिकल पेपर साइज को डिटरमाइन करेगा। तो ये जो है वो साइज ऑप्शन से हम डिटरमाइन कर सकते हैं। साइज ऑप्शन जो है वो स्पेसिफाई करता है पेपर डायमेंशंस को जो कि प्रिंटर द्वारा यूज़ की जाती है। यहाँ से हम A4 लेटर लीगल और अदर पेजेस जो है वो चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप पेज लेआउट में आप जाके देख सकते हैं। साइज में हम जो पेपर का साइज है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ओरिएंटेशन जो है वो पेज की डायरेक्शन चेंज करती है और ये पेज लेआउट में ही आपको ऑप्शन मिल जाएगा। मार्जिन जो है वो ब्लैंक स्पेसेस को एडजस्ट करने में यूज़ होती है और स्केलिंग जो है वो चेंज करता है प्रिंट का साइज, ना कि पेपर का साइज। प्रिंट का साइज यानी आप जो यहाँ पे जो 2 सेल है इसको ज़ूम करके या स्मॉल करके दिखा सकते हैं, तो ये स्केलिंग से हम कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा जो पार्ट 3 है 1000 एमसीक्यू सीरीज़ का वो ख़त्म होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक बटन प्रेस कर सकते हैं। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और चौथे पार्ट का इंतज़ार करें। मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।